हेलो फ्रेंड्स, हमारे सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 देखेंगे, पृथ्वी की गतियां। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी को पोतानी अक्ष पर घूमना उसे घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षक में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली गति को हम परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह पे 66.2 का कोण बनाता है। 66.2 का कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। जो समतल बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी किससे प्रकाश प्राप्त करती है? पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ एक आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान होने की वजह से आधे भाग को ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। जिस भाग में सूर्य की रोशनी पड़ती है वहां पर दिन होता है, जिस भाग पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है वहां पे रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रदीप्त वृत्त। प्रदीप्त वृत्त। जैसा कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को ये वृत्त खींचता है, उसे कहा जाता है? जो दिन और रात का निर्धारण करता है उसे हम प्रदीप्त के नाम से जानते हैं। कौन सा वृत्त? प्रदीप्त वृत्त। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी कक्षा 6 की पुस्तक में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी पोतानी अक्ष पर घूमने के लिए लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। घूर्णन समय वाला काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी की दैनिक गति है। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन घूमती है। प्राचीन समय में आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन करती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? जरा आप सोचिए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा? क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन ही होगा। जिस भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस भाग में हमेशा दिन होगा, और जिस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है उस भाग में हमेशा रात होगी। उसी भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और जिस भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ता होगा उस भाग में लगातार गर्मी का प्रमाण होगा और लगातार गर्मी पड़ेगी। और दूसरे भाग में जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहां पर लगातार अंधेरा होगा, जैसे कि रात होगी, वो पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह से अवस्था में जीवन संभव नहीं है। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां भी जीवन संभव नहीं है, और जहाँ पर नहीं पड़ता वहां पर भी जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी की दूसरी गति को सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। ये तो पृथ्वी की पहली गति थी, घूर्णन। अब दूसरी गति आती है परिक्रमण, जो ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर घूमने वाली गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 365.4 को 365.4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। जैसे कि सूर्य के चक्कर लगाने को पृथ्वी में
365 दिन लग जाते हैं। कितने दिन? 365 दिन लग जाते हैं। हम लोग एक वर्ष अथवा 365 दिन का ही मानते हैं। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का ही मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे उसमें नहीं गिने जाते। 365 के ऊपर जो 6 घंटे होते हैं उसे हम सुविधा के लिए गिनते नहीं है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे बराबर हो जाते हैं। 4 वर्ष के बाद जो ऊपरी का 6 घंटे बचे थे वो मिलाकर 24 घंटे बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी में महीने में जोड़ा जाता है। इस दिन को हम फरवरी महीने में जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन आते हैं। इस प्रकार को प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम लीप वर्ष कहा जाते हैं। 4 वर्ष के बाद जो लीप वर्ष आता है वो इस तरह से ही लीप वर्ष मनाया जाता है। पता लगे कि अगला लीप वर्ष कहाँ होगा, पता लगाए अगला लीप वर्ष कब होगा। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। अब आप ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में घूमी हुई है। सामान्य एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। सामान्यतः एक वर्ष को हमारे पास एक वर्ष 365 दिन होते हैं। उसमें शरद ऋतु, वसंत ऋतु, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु के बांटे जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिस्थिति में परिवर्तन के कारण। ऋतुओं का परिवर्तन सूर्य की चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। पृथ्वी पता नहीं धरी पर घूर्णन करती होती है और बाद में सूर्य के चारों ओर भी घूर्णन करती होती है। इससे ऋतुओं में परिवर्तन आता है। आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। आप देखेंगे कि 21 जून का जो भाग है पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध की ओर झुका हुआ है, ये सूर्य है। तो सूर्य का ताप इधर चारों ओर पड़ता है। इक्कीस जून के दिन सूर्य की ओर पृथ्वी झुकी होती है। सूर्य की किरणों कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। देखिए सूर्य की किरणों कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इससे परिणाम स्वरूप इन क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होते हैं। आपने सब जानते हैं कि सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ेगी तब कर्क रेखा पर क्या होगा, ऊष्मा की अधिक प्राप्ति होगी। ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होगी। जब ध्रुव वाले क्षेत्र में होगी तब क्या होगी, कम ऊष्मा होगी, क्योंकि वहां सूर्य की किरणों तिरछी पड़ती है। इसलिए उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। देखिए ये उत्तर ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है, और उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है और दक्षिण ध्रुव सूर्य की विरुद्ध दिशा में झुका हुआ होता है। तथा उत्तरी ध्रुव देखो के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। देखिए रेखा के बाद भागों पर लगभग 6 महीने दिन एवं 6 महीने रात रहती है। बहुत ही बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। क्योंकि यहाँ का पृथ्वी का झुकाव सूर्य की ओर ज्यादा है। इसलिए 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। 21 जून सबसे हमारे देश में सबसे लंबा दिन कौन सा दिन होता है, 21 जून होता है, और सबसे लंबी रात 21 जून को ही सबसे लंबी 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन माना जाता है। तब तक सबसे छोटी रात, जब 21 दिन को सबसे लंबा दिन होता है तब रात कितनी सबसे छोटी होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर अयनांतर। पृथ्वी की इस गति को और इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुका है। 22 दिसंबर, अब हम देखते हैं 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुका है।
अब ये दक्षिण ध्रुव है और सूर्य की ओर झुका होता है, और झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती, और मकर रेखा, ये मकर रेखा की ओर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जो की किरण मकर रेखा लंबवत पड़ती है, और क्योंकि सूर्य की किरणों और रेखाओं पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में हमेशा प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में हमेशा प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु आती है। इसलिए इसमें सबसे मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा लंबे दिन 22 दिसंबर भी दक्षिण गोलार्ध पर सबसे लंबे दिन होते हैं। जिस दिन 22 दिसंबर में सबसे लंबी और छोटी रात होती है दक्षिण गोलार्ध में। इस समय दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है दक्षिण गोलार्ध में? ग्रीष्म ऋतु होती है। इस दौरान दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। इसके स्थित विपरीत परिस्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयांतर कहते हैं, कहा जाता है। पृथ्वी को इस अयांतर को दक्षिण अयांतर कहा जाता है दक्षिण गोलार्ध में, और यहाँ पे उत्तरी अयांतर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में कौन सा पर्व मनाया जाता है? क्रिसमस का। कौन सा पर्व? क्रिसमस। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में कौन सा? क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें, ये विषुववृत्त है, सूर्य की किरणें हमेशा विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। 23 मार्च एवं 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव की सूर्य की ओर झुका नहीं होता। इस अवस्था में कोई भी सूर्य को ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी रात एवं बराबर दिन होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस घटना को हम विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर में उत्तरी गोलार्ध में सितंबर को देखिए 23 सितंबर है वसंत ऋतु होती है। क्या होती है? शरद ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु है। 21 मार्च को स्थिति इससे विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, तब दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। क्या होती है? दक्षिण गोलार्ध शरद। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतु में परिवर्तन आता है। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन एवं रात में परिवर्तन आता है। थैंक यू मित्रों। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।